Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is part 3 of chapter 9, that is problem of excess demand and deficit demand. So let's get started. So in today's lecture we are going to discuss a topic that is measures to correct excess demand and deficit demand कि क्या क्या हम measures लेंगे correct करने के लिए excess demand को and deficit demand को. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड. हम बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं. आज हम देखेंगे कैसे हम एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करेंगे इकोनॉमी के अंदर. हमारी इकॉनमी का मेन जो कंसर्न है वो क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकॉनमी को एक स्टेबल कंडीशन में लेकर आना है, स्टेबल सिचुएशन में लेकर आना है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं. वॉन्ट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड टू बी करेक्टेड एज सुन एज पॉसिबल. कि मतलब इकॉनमी में जो एक्सेस डिमांड है और जो डेफिसिट डिमांड है उसको करेक्ट करना है जितनी जल्दी हो सके. उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. मीन्स ना तो इकॉनमी में बहुत ज़्यादा डिमांड हो और ना ही इकॉनमी में बहुत कम डिमांड हो, एक स्टेबल स्टेट पर है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए हम यहाँ पर और साथ में एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर दो पॉलिसीज़ पढ़ेंगे. फर्स्ट दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. अब हम देखेंगे क्या मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं और क्या फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं. मॉनेटरी पॉलिसी हम लास्ट क्लास में मीन्स अपने बैंक मनी इन बैंकिंग चैप्टर में भी हमने बहुत डिटेलिंग में पढ़ा था. वही चीज़ें हैं मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी में. मॉनेटरी पॉलिसी में मेन यहाँ पर हमारा जो फोकस रहेगा फिस्कल पॉलिसी पर रहेगा. मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत डिटेल में पढ़ा भी चुकी हूँ लास्ट क्लासेस में कुछ मनी इन बैंकिंग के चैप्टर में. अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पर होगी कैसे, कैसे हम करेक्ट कर पाएंगे. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारा कैसे आ पाएगा? यहाँ पर हमारे पास दो पॉलिसी होती है. फर्स्ट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकेंड इज़ फिस्कल पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है? इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री. मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आता है, कौन फॉर्मुलेट करता है? हमारा सेंट्रल बैंक कंट्री का. और कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या है? इंडिया का आरबीआई. आरबीआई फॉर्मुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी. ये लिखा हुआ है, सो इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द आरबीआई. जब मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी के अंदर परस्यू की जाती है तो मॉनेटरी पॉलिसी से क्या इफेक्ट होता है? हमारी मनी सप्लाई इफेक्ट होती है. मींस मनी सप्लाई पे इफेक्ट होगा. मींस हमने जैसे कि कुछ मेजर्स पढ़े थे, इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये सब पढ़े थे. तो उससे जो जो इफेक्ट हो रहा था वो किस पर होता है? मनी सप्लाई पर. जब मॉनेटरी पॉलिसी परस्यू होंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी या फिर मनी सप्लाई कम होगी, वो हम देखेंगे किस में? मॉनेटरी पॉलिसी में. नेक्स्ट जो हमारी पॉलिसी है जिससे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी वो कौन सी पॉलिसी? हमारी फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है? गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है, गवर्नमेंट लेकर आती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बजटरी पॉलिसी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी को हम बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं और रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोलते हैं. साथ में रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर मैनेज टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड. एंड जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी है वो हमारी क्या करती है? एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करती है. अब हम देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी, हमने देखा फिस्कल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है? गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है कंट्री की. इसको हम रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोलते हैं, बजटरी पॉलिसी भी होती है. मेन इसमें इसका क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को कम करके या फिर एक्सपेंडिचर को ज़्यादा करके या फिर रेवेन्यू को ज़्यादा करके और एक्सपेंडिचर को कम करके इस तरीके से एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करती है. मींस खर्चे या तो गवर्नमेंट बढ़ा देगी या फिर कम कर देगी, या फिर रेवेन्यू ज़्यादा अर्न करेगी या फिर कम अर्न करेगी. इस तरीके से गवर्नमेंट अपनी एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड इकोनॉमी की में करेक्ट करती है. तो सबसे पहले हम देखते हैं फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट्स और कैसे फिस्कल पॉलिसी के थ्रू डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड करेक्ट होती है. फर्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स गवर्नमेंट के खर्चे. तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के थ्रू एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करेगी. गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर खर्चा करती है? गवर्नमेंट या तो पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स पर जैसे कि रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करवा रही है, या फिर गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर रही है, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स बना रही है, या फिर गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर खर्चा कर रही है, या फिर गवर्नमेंट कुछ अलग अलग टाइप की सब्सिडीज़ दे रही है. तो ये सब क्या? गवर्नमेंट के खर्चे. तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, जब गवर्नमेंट खर्चे बढ़ाएगी तो उससे क्या होगा? जैसे कि रोड, स्टैम्प्स, ब्रिजेस बना रही है गवर्नमेंट. तो जब गवर्नमेंट रोड, स्टैम्प, ब्रिजेस बनाएगी तो उसके लिए लेबर चाहिए होगी, तो लेबर की डिमांड आएगी. जब लेबर ज़्यादा चाहिए होगी मीन्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इकोनॉमी के अंदर. जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे. और अगर हम बात करें अभी इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट डिमांड है,
तो डेफिशिट डिमांड में क्या करा, गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने खर्चा बढ़ाया मीन्स एक तरीके से हमने एक कॉम्पोनेंट ले लिया, गवर्नमेंट ने किसके ऊपर खर्चा करा, रोड स्टाम्प ब्रिजेस बनाए। जब गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन करी, रोड स्टाम्प ब्रिजेस की, तो उससे क्या हुआ, लेबर चाहिए उस चीज़ को बनाने के लिए, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से इनकम बढ़ी लोगों की, इनकम बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। और जो इकोनॉमी के अंदर डेफिशिट डिमांड की कंडीशन थी वो करेक्ट हो गई, किसके थ्रू, जब गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ाया था। क्लियर है। उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली हम ले लेंगे एक्सेस डिमांड में। एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी, मीन्स अब गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी, रोड स्टाम्प ब्रिजेस कम बनाएगी। जब ये कम बनेगी तो मीन्स लेबर की डिमांड कम होगी, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट आएगा एक तरीके से। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा इकोनॉमी के अंदर तो इनकम नहीं होगी, और इनकम नहीं होगी तो डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो एक्सेस डिमांड की जो कंडीशन थी इकोनॉमी में वो करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है। एक तरीके से गवर्नमेंट का जो खर्चा है, अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है, गवर्नमेंट का खर्चा एक तरीके से इंजेक्शन का काम करता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इकोनॉमी के। कब करेगा इंजेक्शन का काम, डेफिशिट डिमांड की कंडीशन में। और जब गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर देगी एक्सेस डिमांड में तो वो लीकेज का काम करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टैक्सेस। टैक्सेस क्या होता है, कंपल्सरी पेमेंट जो कि गवर्नमेंट को देने होते हैं, जो कौन देता है, हाउस होल्ड देते हैं। अगर टैक्स बर्डन बढ़ जाएगा, अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, जो पीपल के पास टैक्स क्या होता है, अपनी इनकम का कुछ पार्ट कहाँ पर देना होगा, टैक्सेस पर देना होगा। जो बची हुई इनकम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पोजेबल इनकम। ये मैंने बताया था कि इनकम में से कुछ पार्ट जो आपने टैक्स में दे दिया और जो इनकम बची है आपके पास, उस जो बची हुई लेफ्ट जो इनकम है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। अगर टैक्स रेट बढ़ जाएगा तो मीन्स आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी, और डिस्पोजेबल इनकम अगर कम बचेगी तो मीन्स आप डिमांड कम करोगे, और डिमांड कम करोगे तो जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन अभी चल रही थी इकोनॉमी में सपोज, तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड की कंडीशन करेक्ट हो जाएगी। तो क्या होता है, एक्सेस डिमांड की कंडीशन में टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं जिससे लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचे, और इनकम कम बचेगी तो वो लोग डिमांड कम करेंगे, एक्सेस डिमांड की कंडीशन करेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें डेफिशिट डिमांड में, डेफिशिट डिमांड में टैक्सेस को कम कर दिया जाता है। जब जब टैक्सेस कम होंगे तो मीन्स आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बचेगी, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बचेगी तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे, और जो डेफिशिट डिमांड की कंडीशन थी वो इकोनॉमी में करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है पब्लिक बोरिंग्स। पब्लिक बोरिंग्स मीन्स जब गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा लेती है, बोरो करती है, मीन्स पब्लिक डेप्थ हम इसको बोलेंगे। तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन में पब्लिक बोरिंग्स ज़्यादा हो जाती हैं, मीन्स एक्सेस डिमांड की कंडीशन में जो गवर्नमेंट है वो लोगों से पैसा ज़्यादा लेती है। गवर्नमेंट का पैसा मीन्स जो हमारा पीपल का पैसा है, पीपल का पैसा कहाँ पर आ जाता है, गवर्नमेंट के पास, और लोगों के पास लिक्विडिटी कम बचती है। जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो मीन्स लोग डिमांड कम करेंगे, और जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन थी वो करेक्ट हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, एक्सेस डिमांड में पब्लिक बोरिंग्स बढ़ा दी जाती हैं, मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों से पैसा लोगों से सारा पैसा सोख कर लेती है अपने पास, और लोगों के पास लिक्विडिटी मीन्स लोगों के पास पैसा कम बचता है, और जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो डिमांड नहीं करेंगे, और जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन है वो करेक्ट हो जाएगी। डेफिशिट डिमांड में क्या होता है, पब्लिक बोरिंग इस टाइम पे कम करी जाती हैं, मीन्स गवर्नमेंट क्या कहती है कि अपना पैसा अपने पास रखो और डिमांड क्रिएट करो इकोनॉमी में। तो डेफिशिट डिमांड में पब्लिक बोरिंग्स कम होती हैं, जो गवर्नमेंट है हमारी पैसा नहीं लेती लोगों से, लोगों का पैसा लोगों के पास रहता है और लोग उससे डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करेंगे तो डेफिशिट डिमांड की जो कंडीशन है वो करेक्ट हो जाएगी। तो ये लिखा हुआ है, पब्लिक बोरिंग एक्सेस डिमांड में बढ़ा दी जाती हैं जिससे लोग डिमांड कम करें, लोगों का पैसा गवर्नमेंट के पास चल जाएगा, लोगों के पास कम पैसा बचेगा, उससे डिमांड कम होगी। और पब्लिक बोरिंग डेफिशिट डिमांड में कम कर दी जाती है, मीन्स लोगों का पैसा लोगों के पास रहे और लोग उससे डिमांड करें। क्लियर है। तो इससे जो डेफिशिट डिमांड की कंडीशन है वो करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। बोरिंग फ्रॉम आरबीआई का मतलब कि अब जब अगर गवर्नमेंट बोरो करेगी आरबीआई से, अगर गवर्नमेंट ने आरबीआई से बोरो करा तो मीन्स इकोनॉमी के अंदर मनी सर्कुलेट हुई, इकोनॉमी के अंदर पैसा आया, और जब मार्केट में पैसा आएगा तो उससे क्या होगा, लोग डिमांड करेंगे, लोगों के पास पैसा है तो लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो एक्सेस डिमांड और ज़्यादा हो जाएगी। तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन में क्या होता है, जो आरबीआई से बोरोइंग है वो कम हो जाती है।
जब आरबीआई से बोरिंग कम होगी तो मीन्स इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट कम होगी। जब इकोनॉमी में पैसा कम आएगा तो मीन्स डिमांड मार्केट में कम होगी, तो इससे एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगी। लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से जो बोरिंग से वो बढ़ा दी जाती है कब, जब डेफिसिट डिमांड होता है। अब आरबीआई से बोरिंग बढ़ा दी, आरबीआई से बोरिंग कर ज़्यादा कर दी तो क्या होगा, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी, मीन्स मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगा। जब मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी तो मीन्स पैसा जब मार्केट में ज़्यादा होगा तो लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो जो डेफिसिट डिमांड की कंडीशन चल रही थी वो करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये सारे कंपोनेंट्स थे हमारे किसके, फिस्कल पॉलिसी के। 4 कंपोनेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक बोरिंग एंड बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। तो ये और ये सब हमने लिखा हुआ है कि कैसे एक्सेस डिमांड में कब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होता है, कब ज़्यादा होता है, टैक्सेस कब कम होते हैं, कब ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट आता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है? मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रेगुलेट करती है। अब आरबीआई के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मींस आरबीआई के कुछ हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट जो हमने लास्ट में भी देखे भी थे मनी बैंकिंग में, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इनके थ्रू अब आरबीआई क्या करता है, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करता है। अगर मैं बात करूँ बैंक रेट की, बैंक रेट क्या होता है, जिस रेट पर आरबीआई लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, उस रेट को हम क्या बोलते थे, बैंक रेट बोलते थे। हमने देखा था अगर बैंक रेट बढ़ जाएंगे तो अब कमर्शियल बैंक को लोन महंगे मिलेंगे। अगर कमर्शियल बैंक को लोन महंगे मिलेंगे तो मीन्स हमें भी लोन महंगे मिलेंगे, और जब हमें लोन महंगे मिलेंगे तो हम नहीं लेंगे, और नहीं अगर हम नहीं लेंगे तो मतलब क्रेडिट की जो सप्लाई वो कम हो जाएगी, और जब क्रेडिट की सप्लाई कम होगी तो मीन्स हमारे पास, हम लोन नहीं लेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा, मीन्स मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम डिमांड नहीं करेंगे, और डिमांड नहीं करेंगे तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन थी वो करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, बैंक रेट जो है एक्सेस डिमांड में बढ़ा दिया जाता है। जब बैंक रेट बढ़ेगा तो मीन्स कमर्शियल बैंक को लोन महंगे मिलेंगे, कमर्शियल बैंक हमें भी लोन महंगे देगा, और जब हमें लोन महंगे मिलेंगे हम पैसे नहीं लेंगे, तो जब हमारे पास पैसे नहीं आएंगे तो हम डिमांड नहीं करेंगे, एक्सेस डिमांड की कंडीशन करेक्ट हो जाएगी। सेम ऐसा होता है रेपो रेट के साथ। रेपो रेट भी क्या है हमारा, रेपो रेट भी क्या है, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम क्या बोलते थे, रेपो रेट बोलते थे। तो रेपो रेट भी बढ़ा दिया जाएगा। जब रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक को लोन महंगे मिलेंगे, हमें भी लोन महंगे मिलेंगे, हम पैसे नहीं लेंगे, जब पैसे हमारे पास नहीं आएंगे तो हम डिमांड नहीं करेंगे, और एक्सेस डिमांड की जो कंडीशन थी वो करेक्ट हो जाएगी। ऐसी डेफिसिट डिमांड में भी होता है। डेफिसिट डिमांड में बैंक रेट कम कर दिए जाते हैं। अब बैंक रेट कम हो गया मीन्स अब सस्ता लोन मिल रहा है कमर्शियल बैंक को, जब कमर्शियल बैंक कम रेट पर लोन मिल रहा है तो कमर्शियल बैंक हमें भी कम रेट पर लोन देगी, हम पैसे लेंगे, हमारे पास पैसे आएंगे, हम डिमांड क्रिएट करेंगे, और जब डिमांड बढ़ेगी तो जो डेफिसिट डिमांड की कंडीशन है वो करेक्ट हो जाएगी। और सेम ही चीज़ रेपो रेट के साथ होती है। क्लियर है? रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस क्या था, जो रेपो रेट होते हैं हमारे शॉर्ट पीरियड लोन होते हैं, और बैंक रेट हमारे लॉन्ग पीरियड लोन होते हैं, ये डिफरेंस है सिर्फ। ये तो दोनों चीज़ें सेम है, बैंक रेट और रेपो रेट। तो बैंक रेट, रेपो रेट हमारे एक्सेस डिमांड में बढ़ा दिया जाता है और डेफिसिट डिमांड में कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या था, अभी हमने देखा जिस रेट पर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया उस रेट को हमने बोला था बैंक रेट या फिर रेपो रेट। अब जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा रख रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। जैसे हम अपना पैसा, अपने जो सेविंग्स होती हैं वो कमर्शियल बैंक के पास रखते हैं, और कमर्शियल बैंक उसके रिटर्न में हमें कुछ इंटरेस्ट देती है ना, जिसको हम इंटरेस्ट रेट बोलते थे। ऐसे ही कमर्शियल बैंक के पास जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा, एक्स्ट्रा सेविंग्स होंगी, वो अपना पैसा आरबीआई के पास रखेगी, और जब आरबीआई के पास रखेगा आरबीआई इसको रिटर्न में कुछ रेट देगा, जिस रेट को क्या बोलते थे हम, रिवर्स रेपो रेट। तो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा तो मीन्स कमर्शियल बैंक अपना सारा का सारा पैसा कहाँ रखेगी, आरबीआई के पास, क्योंकि उसको वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कमर्शियल बैंक को रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कम करेगी। जब क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक कम करेगी मीन्स मनी सप्लाई कम होगी मार्केट में, और जब मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी मीन्स लोगों के पास पैसा कम होगा, और जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, और जब डिमांड नहीं करेंगे तो एक्सेस डिमांड की जो कंडीशन थी वो करेक्ट हो जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट हमारा एक्सेस डिमांड में
इंक्रीज़ हो जाता है। क्लियर है? और रिवर्स रेपो रेट हमारा डेफिसिट डिमांड में कम हो जाता है। डेफिसिट डिमांड में रिवर्स रेपो रेट कम होने का क्या मतलब है? रिवर्स रेपो रेट क्या बोला मैंने? अब आरबीआई जो है, मीन्स कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा आरबीआई के पास रखा और आरबीआई कम इंटरेस्ट दे रही है कमर्शियल बैंक को रिटर्न में, मीन्स कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट कम हो रहा है आरबीआई के पास अपने पैसे रखने से। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? क्रेडिट क्रिएशन करेगा इकोनॉमी के अंदर। जब क्रेडिट क्रिएशन होगा मीन्स मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी में। मनी सप्लाई मतलब लोगों के पास पैसा आएगा, लोग डिमांड करेंगे और जो डेफिसिट मनी कंडीशन थी वो करेक्ट हो जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट डेफिसिट डिमांड की कंडीशन में कम हो जाता है और रिवर्स रेपो रेट एक्सेस मनी कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है। ये मैंने बहुत डीपली आपको मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में डिटेलिंग में बहुत अच्छे से समझाए हैं। अभी मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रही हूँ और एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के को करेक्ट करने के लिए बता रही हूँ कि कैसे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, कब बढ़ेगा और कब कम होगा। अगर आपको वो बहुत अच्छे से डीपली समझना हो तो आप मनी एंड बैंकिंग की मेरी सीरीज़ देख लो, उसमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ on the behalf of government, sale and purchase of securities in the open market by the RBI on the behalf of the government, मीन्स आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज करती है। जब गवर्नमेंट मीन्स जो आरबीआई है अगर सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी, आरबीआई ने सारी सिक्योरिटी सेल कर दी लोगों को, जब और सेल करने से क्या होगा? ये पेपर जो है लोगों के पास चल जाएंगे और जो लोगों का पैसा है वो किसके पास आ जाएगा? आरबीआई के पास आ जाएगा। एक तरीके से इकॉनमी से सारा पैसा कहाँ पर आ गया? बैंक्स के आरबीआई के पास आ गया। तो मीन्स इकॉनमी से पैसा सारा आरबीआई के पास आ गया, मीन्स लोगों के पास पैसा नहीं है इस टाइम पर, लोगों के पास सिर्फ क्या है? वो पेपर से। तो इन पेपर से तो डिमांड होगी नहीं, डिमांड तो पैसे से होगी। तो एक्सेस डिमांड में क्या होता है? ये सारी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो आरबीआई सेल करता है, जिससे लोगों के पास वो पेपर चले जाते हैं और जो सारा पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाता है। अब पैसे नहीं है तो मार्केट में, तो वो डिमांड नहीं करेंगे, तो एक्सेस मनी कंडीशन करेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय कब सिक्योरिटीज बाय होंगी? कब? डेफिसिट डिमांड में। अब क्या करेगा आरबीआई? लोगों से क्या करेगा? वो सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगा, मीन्स खरीदेगा, आरबीआई खरीदेगा। अब आरबीआई के पास वो पेपर आ गया है और आरबीआई ने उन लोगों को क्या दे दिया? पैसे। और जब लोगों के पास पैसे आ गए तो लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। और जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? जो डेफिसिट डिमांड की कंडीशन है वो करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा CRR एंड SLR। अब CRR और SLR क्या होता है? CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशो एंड SLR मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। CRR क्या होता है? जो हमने देखा था कि मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट कहाँ रखना होता है? आरबीआई के पास रखना होता है। और जो बचा हुआ पैसा है उससे कमर्शियल बैंक क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन करता है। अगर कमर्शियल बैंक को ज़्यादा CRR रखना पड़ेगा आरबीआई के पास रिजर्व, तो वो क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएगा, और जब क्रेडिट क्रिएशन कम होगा मीन्स मनी सप्लाई कम होगी, और मनी सप्लाई कम होने का मतलब मार्केट में पैसा कम होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, और जब डिमांड कम करेंगे तो एक्सेसिव मनी कंडीशन करेक्ट हो जाएगी। तो CRR जो है वो बढ़ा दिया जाता है कब? एक्सेस डिमांड कंडीशन है, मीन्स अब ज़्यादा रिजर्व कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना है, कम क्रेडिट क्रिएशन करना है। जब क्रेडिट क्रिएशन कम मीन्स मनी सप्लाई कम, मार्केट में पैसा कम, तो मीन्स डिमांड कम। और CRR और SLR हमारा बढ़ा दिया जाता है कब? डेफिसिट डिमांड की कंडीशन में। अब ज़्यादा कैश रिजर्व रेशो मीन ज़्यादा कम डिपॉजिट रखेगा कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास, और ज़्यादा क्या करेगा? क्रेडिट क्रिएशन करेगा, जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगी इकॉनमी में। मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या होगा? लोगों के पास पैसा आएगा, लोग डिमांड करेंगे, एक्सेस जो हमारी डेफिसिट डिमांड की कंडीशन थी वो करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? सेम होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के साथ SLR के साथ। SLR भी क्या होता है? SLR भी हमारा गवर्नमेंट मीन्स आरबीआई को सॉरी कमर्शियल बैंक को अपना कुछ परसेंट कहाँ पर रखना होता है? कुछ रिजर्व अपना रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। तो SLR मतलब कमर्शियल बैंक को अपने पास कुछ रिजर्व रखना होता है लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। लिक्विड एसेट्स हम बोलें तो कैश और हो गया हमारा गोल्ड, इनकी फॉर्म में कमर्शियल बैंक को अपने पास ही SLR रखना होता है।
अगर कमर्शियल बैंक को SLR मीन्स ये जो कोल्ड कैश अपने पास ज़्यादा रखना पड़ेगा तो वो क्रेडिट क्रिएशन कम करेगा, और क्रेडिट क्रिएशन कम मीन्स मनी सप्लाई कम, और मनी सप्लाई कम का मतलब क्या, लोगों के पास पैसा कम आएगा, लोग डिमांड कम करेंगे, तो एक्सेस डिमांड की जो कंडीशन है वो करेक्ट हो जाएगी। और सेम हमारा किसके साथ रहेगा, डेफिसिट डिमांड के साथ। तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन में CR और SLR हमारा बढ़ा दिया जाएगा, और डेफिसिट डिमांड की कंडीशन में CR और SLR हमारा कम कर दिया जाएगा। इस तरीके से एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की कंडीशंस करेक्ट होंगी। नेक्स्ट होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन करेंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। मीन्स एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आपने आपके हाउस की जो वैल्यू थी वो 1 करोड़ का था, आपने उसको लोन पर दिया, मीन्स एज अ कोलेट्रल आपने रखा बैंक के पास। 1 करोड़ की वैल्यू के अगेंस्ट में आपको जो लोन मिला वो कितना मिला, 80 लाख। 20 लाख का वो गैप, 20 लाख का जो 20 लाख है वो क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाएगी तो क्या होगा, अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट मीन्स 1 करोड़ की वैल्यू थी और आपको 60 मिल रहे हैं, 60 लाख आपको लोन मिल रहा है, और 40 लाख का जो मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगर ये वैल्यू बढ़ा दी जाएगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया अगर, तो आप लोन लोगे। मीन्स 1 करोड़ की वैल्यू थी और सिर्फ 60 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको, तो आप लोन नहीं लोगे। मीन्स अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाएगा तो आप लोन नहीं लोगे, आपके पास पैसा नहीं आएगा और आप डिमांड नहीं करोगे। तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन में वही चीज़ होती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट एक्सेस डिमांड में बढ़ा दिया जाता है कि मीन्स 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और आपको सिर्फ 60 लाख रुपए मिल रहे हैं, 40 लाख रुपए मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मीन्स इस टाइम में मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया गया है। तो आप कहोगे मेरी 1 करोड़ की वैल्यू है और सिर्फ 60 लाख रुपए लोन मिल रहा है, तो मैं उस टाइम पे लोन नहीं लेंगे आप। तो इससे क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट की कंडीशन में एक्सेस डिमांड की जो कंडीशन है वो करेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाएगा कब, एक्सेस डिमांड की कंडीशन में। तो इस टाइम पर आप लोन नहीं लोगे और आगे पास पैसे नहीं आएंगे, तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है डेफिसिट डिमांड की कंडीशन में क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, मीन्स 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उस पर आपको लोन मिल रहा है 80 लाख, मार्जिन रिक्वायरमेंट इस टाइम पे क्या है, 20 लाख है। तो इस टाइम पर आप लोन ले लोगे क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है, तो 80 लाख से आपको लोन मिल रहे हैं। तो आप जब इस पर लोन लोगे मीन्स आपके पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो मीन आप डिमांड करोगे, तो जो डेफिसिट डिमांड की कंडीशन है वो करेक्ट हो जाएगी। तो नॉर्मल सा सिनेरियो है, मार्जिन रिक्वायरमेंट एक्सेस डिमांड में बढ़ा दिया जाएगा और डेफिसिट डिमांड में मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन मीन्स क्या होता है, एक तरीके से कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता है RBI कि जैसा मैं बोल रहा हूँ इस ऐसे वैसे तुम लोग करो, कि मीन्स मेरे डायरेक्टिव्स को फॉलो करो। अगर मैंने बोला है कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन में सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो रिस्ट्रिक्ट कर दो, मीन्स बैंक रेट बढ़ा दो, कम कर दो, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो, ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल कर दो, ये जो भी डायरेक्टिव्स मैंने बोला मेरे डायरेक्टिव्स को फॉलो करो, तो वो कब बोलता है, मीन्स मॉरल सुएशन में क्या होता है कि RBI सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, कि मीन्स लोन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन में RBI ने क्या बोला, लोन को रिस्ट्रिक्ट कर दो, लोन देना कम कर दो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। तो ये कब होता है, एक्सेस डिमांड में। और डेफिसिट डिमांड में ये सब चीज़ें RBI लिबरल कर देता है, मीन्स अब जिसको जैसे लोन, जितना भी सेक्टर में जितना भी लोन देना है, इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाओ। तो उस कंडीशन में जो हमारा मॉरल सुएशन से मीन्स जो डायरेक्टिव्स हैं वो लिबरल कर देता है कि अब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है RBI कमर्शियल बैंक के ऊपर। क्लियर है, तो एक्सेस डिमांड में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी सब चीज़ें और डेफिसिट डिमांड में लिबरल कर दी जाएंगी, कि अब जितना भी लिबरल लेंडिंग्स लिबरल कर दी, कि मतलब जितना भी लोन देना उतना लोन प्रोवाइड करवा सकते हो ड्यूरिंग डिफ्लेशन। लास्ट आता है हमारा क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग में क्या होता है कि हमारे इकॉनमी में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, कि क्रेडिट रेशनिंग में एक्सेस डिमांड अगर है या फिर इन्फ्लेशन चल रहा है तो RBI ने अलग अलग सेक्टर्स में फिक्स्ड कोटा सेट करती है एक तरीके से, कि इस सेक्टर में मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में इस बार सिर्फ 20% ही लोन दिया जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सिर्फ 40% लोन दिया जाएगा, मीन्स कोटा लगा दे कि इस सेक्टर में इतना ही लोन जाएगा, उससे ऊपर लोन हम नहीं दे सकते हैं। तो वो कब होगा, जब एक्सेस डिमांड होगी या फिर इन्फ्लेशन होगी। तो क्रेडिट रेशनिंग में क्या होता है, एक्सेस डिमांड में कोटा इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और डेफिसिट डिमांड में वो जो कोटा लगाया था कि मीन्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में सिर्फ इतना ही % लोन दिया जाएगा, वो कोटा विड्रॉ कर दिया जाता है, कि मीन्स आप कोई भी सेक्टर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस सेक्टर में आपको जितना मर्जी लोन देना है, जितनी मर्जी लैंडिंग करनी है उतनी मर्जी लैंडिंग कर सकते हो।
तो क्रेडिट रेशनिंग में क्या होता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है क्रेडिट मीन्स कोटा सेट कर दिया जाता है पर्टिकुलर सेक्टर के लिए एक्सेस डिमांड में, और वो कोटा विड्रॉ कर लिया जाता है कब, जब डेफिसिट डिमांड होती है। मीन्स अब जितने जिस जिस सेक्टर में को जितना लोन देना है उतना लोन दे सकते हैं कमर्शियल बैंक। तो ये था हमारा पूरा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ कि इन दोनों पॉलिसीज़ के थ्रू हम कैसे एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है एंड इस चैप्टर के नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।